तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थेनिया जो ग्रेविस है ना, ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी कि ये जो है ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक की डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन से। इट इज़ अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़। सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब जहाँ पर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो खुद की सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। इन विच एक्सट्रीम वीकनेस अकर्स इन वॉलेंट्री स्केलेटल मसल, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है पेशेंट को वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स की, बॉडी की। बॉडी की जो भी मसल्स होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। पेशेंट इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फटीग फील करता है, टायर्ड फील करता है, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाता। आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस आपको देखने को मिलता है। द एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अभी तक अननोन है, बट इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बट ये माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि खुद ब खुद बॉडी के इम्यून सिस्टम के गलत तरीके से काम करने की वजह से देखा जाता है। रेड्यूस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। बेसिकली क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो रिड्यूस हो जाते हैं मायोन्यूरल साइट्स पे और मायोन्यूरल जंक्शन पे। जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो मायोन्यूरल जंक्शन होता है ना, वहाँ पर एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इस कंडीशन के अंदर, या फिर एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होता है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के वहाँ पर। उसकी वजह से आपको माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है। ये थे हमारे कॉजेज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो जो डिजीज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये इसका जो प्रोसीजर होता है, ये किस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है उसको देखेंगे। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर उनका रिडक्शन हो जाता है मायोन्यूरल जंक्शन के वहाँ पर। इसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेन मस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके चलते क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व टू मसल सेल्स। यानी कि इनहिबिशन का मतलब हो जाता है स्टॉपेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो भी नर्व इम्पल्स होते हैं ना, जो कि एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफ़र होते हैं, उनका इनहिबिशन या स्टॉप देखने को मिलता है आपको। और इसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस और माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन देखी जाती है। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। इस कंडीशन के अंदर, यानी कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस की जो कंडीशन है, इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो भी पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस से सफ़र कर रहा होगा उसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो एक्सट्रीम मसल वीकनेस, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसकी वजह से आपको मसल वीकनेस देखने को मिलेगी ड्यूरिंग वर्किंग। जो भी पेशेंट की डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उसको पेशेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। फटीग यानी कि वीकनेस देखने को मिलेगी। स्केलेटल मसल की वीकनेस देखने को मिलेगी। एक्सट्रीम वीकनेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी प्रॉपरली कोई भी पर्सन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पटोसिस देखने को मिलेगा। पटोसिस क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी आई होती है ना, इसके अंदर जो हमारा ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियसनेस होता है या वीक फील करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पटोसिस। जिसके अंदर आपकी जो आईलाइट्स होती है, आईलाइट्स वो
ऊपर की तरफ या फिर ड्रूपिंग होती है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर इमेज दिख जाएगी। इसके अलावा डिप्लोपिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं पेशेंट के। इसके अलावा डिसएरिथमिया यानी कि डबल विजन, धुंधला या फिर ब्लर्ड विजन देखने को मिलता है, दो दो चीज़ें दिखने को मिलती है। इसके अलावा डिस्फेजिया देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मसल वीकनेस की वजह से कुछ भी पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा डिस्पनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपको माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के अंदर देखते हैं कि इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है इसके अंदर। पेशेंट का प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री जो होता है वो देखा जाता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इस इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या करता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है मसल्स का, जो कि हेल्प करता है माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने में। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और टेंसिलन टेस्ट। टेंसिलन टेस्ट जो होता है ना, टेंसिलन टेस्ट, ये स्पेशली माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में भी वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करके बता देना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी ड्रग्स है या क्या फिर जो इसका ट्रीटमेंट होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, उसकी बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। सो सबसे पहले तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है? दीज ड्रग्स इम्प्रूव द लेवल ऑफ ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन लेवल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका रिडक्शन या फिर उनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की साइट पर। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ की जाती है, जो कि क्या करती है, एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है ना, उसको इम्प्रूव करती है या फिर इंक्रीज करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के वहाँ पर। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ की जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करती है? प्रेडनिसोन, मतलब ये इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। दीज ड्रग्स सप्रेस इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। तो जैसा कि हमको मालूम है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, वही यहाँ पर अटैक करेगा। तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ की जाती है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी सेम काम करती है, जो कि दी जाती है इस कंडीशन के अंदर, जो भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। लास्ट है हमारे पास ऑक्सीजन थेरापी। ऑक्सीजन थेरापी की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। सो ये था हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं। सबसे पहला है द प्राइमरी फोकस टू इम्प्रूव पेशेंट्स एयरवे एंड ब्रीदिंग। सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट होता है या फिर जो सबसे पहला काम होता है नर्स का, वो होता है कि पेशेंट के एयरवे और ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट है कीप सक्शन इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द पेशेंट बेड साइड। जो भी सक्शन इक्विपमेंट्स है, इसके अलावा जो भी ऑक्सीजन सप्लाई के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको बेड साइड पर प्रोवाइड करना है। टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग। पेशेंट को इनकरेज करना है डीप ब्रीथिंग करने के लिए। इसके अलावा कफिंग करने के लिए टू इनहेंस वेंटिलेशन, ताकि जो वेंटिलेशन है वो आपको इनहेंस या इम्प्रूव देखने को मिले। नेक्स्ट है इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक। इंश्योर करना है कि पेशेंट का जो भी न्यूट्रिशनल इनटेक है वो प्रॉपर है। ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन। इसके साथ में आपको डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन के सारे सिम्टम्स को भी ऑब्जर्व करते रहना है। नेक्स्ट है वर्क विद द पेशेंट एंड फैमिली टू प्लान फॉर फूड,
आर इजी टू च्यू एंड स्वेलन। ऐसे फूड्स जो भी प्रोवाइड करने पेशेंट को जो कि इजीली स्वेलो करने में उसकी हेल्प करे, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ऑलरेडी मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडवाइस पेशेंट टू प्रिवेंट मसल वीकनेस विद फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड। पेशेंट को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है या फिर एडवाइस करना है कि वो मसल वीकनेस की वजह से फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स लेता रहे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो कि बेटर और फास्ट रिकवरी करने में हेल्प करेगा। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को अपने फ़ोन में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन करना है। थैंक यू।